वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हमारा टॉपिक है लोचदार विनिमय दरें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। लोचदार अथवा तैरती हुई विनिमय दरों का निर्धारण बाजार शक्तियों के माध्यम से होता है। विनिमय दरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से मौद्रिक अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। इस प्रणाली के अंतर्गत यदि किसी मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी तो उसकी विदेशी विनिमय बाजार में उसका मूल्य गिर जाएगा और विनिमय दर कम हो जाएगी। परिणाम स्वरूप विनिमय बाजार में संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। दूसरी ओर उस मुद्रा की कमी होने पर विनिमय दर बढ़ जाएगी और विनिमय बाजार में संतुलन पुनः स्थापित हो जाएगा। तो ये बाजार शक्तियाँ अपने आप कार्यशील रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं और मौद्रिक अधिकारी इसमें कुछ नहीं करते हैं। मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से स्वतः ही इनमें संतुलन स्थापित हो जाता है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने OX अक्ष पर पौंड की मात्रा को लिया है, OY अक्ष पर हमने विनिमय दर को लिया है। DD जो है वह पौंड का मांग वक्र है, जबकि SS पौंड का पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं जहाँ संतुलन स्थापित होता है और इस तरह OE के बराबर विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब हम ये मान लेते हैं कि विनिमय दर बढ़कर OE2 हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OE2 विनिमय दर होने पर डिमांड जो है वह OQ2 के बराबर है, जबकि सप्लाई जो है वह OQ3 के बराबर है। यानी कि सप्लाई जो है वह मांग की तुलना में ज़्यादा है। पौंड की पूर्ति मांग से ज़्यादा होने के कारण विदेशी मुद्रा बाजार में पौंड की कीमत गिर जाएगी और यानी कि डॉलर में पौंड का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे कि विनिमय दर वापस नीचे गिरकर OE के बराबर हो जाएगी। यानी कि वहीं P बिंदु पर वापस संतुलन स्थापित हो जाएगा और विनिमय दर OE के बराबर निर्धारित हो जाएगी। अब अगर यह मान लिया जाए कि विनिमय दर जो है वो गिरकर OE1 हो जाती है, तो पौंड की मांग जो है वो OQ4 के बराबर हो जाएगी, जबकि इसकी जो सप्लाई है वह E1G यानी कि OQ1 के बराबर हो जाएगी। यानी कि इस स्थिति में पौंड की जो मांग है वो उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे पौंड की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि डॉलर में पौंड का मूल्य बढ़ जाएगा। इससे पौंड की मांग वापस कम हो जाएगी, पूर्ति बढ़ेगी और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि संतुलन बिंदु वापस यही P नहीं आ जाता। यानी कि संतुलन दर वापस OE के बराबर विनिमय दर स्थापित नहीं हो जाती। तो इस तरह से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स जो है निर्धारित होती हैं और इस तरह से उनका कार्यकरण होता है। अब इनके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं कि लोचदार विनिमय दरों के क्या लाभ हैं या इनके पक्ष में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो तर्क है वह है सरल कार्यकरण पद्धति, सिंपल ऑपरेटिव मैकेनिज्म। लोचदार विनिमय दरों की प्रणाली, इनकी कार्यकरण की जो पद्धति है वो सरल है। विनिमय दर अपने आप और मुक्त रूप से बदलती रहती है तथा मांग और पूर्ति में समानता स्वयं ही ला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय बाजार समाशोधित हो जाता है। यह घाटे या अतिरेक को बढ़ने नहीं देती है और किसी एक करेंसी की दुर्लभता या आधिक्य की जो समस्या है उसको यह समाप्त कर देती है और यह इस ज़रूरत से भी छुटकारा दिला देती है कि भुगतान शेष में संतुलन बनाए रखने या उसको पुनः स्थापित करने के लिए कीमतों तथा आय में परिवर्तनों को प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह से इसकी जो कार्यकरण पद्धति है वो काफ़ी सरल है। दूसरा जो बिंदु है वह है सरल समायोजन, स्मूथ एडजस्टमेंट।
इस प्रणाली के अंतर्गत समायोजन निरंतर होता रहता है। स्थिर विनिमय दर के समायोजनों की तुलना में इस प्रणाली के अंतर्गत भुगतान शेष पर दबाव नहीं पड़ता और समय समय पर उत्पन्न होने वाले उन संकटों को भी ये रोक देती है जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान शेष में असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो एडजस्टमेंट है वो काफ़ी स्मूथ रहता है और सरल तरीके से एडजस्टमेंट निर्धारित हो जाता है। फिर है आर्थिक नीतियों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। लोचदार विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत घरेलू आर्थिक नीतियों की स्वायत्तता बनी रहती है। आधुनिक सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वे पूर्ण रोजगार बनाए रखेंगी और वृद्धि के साथ स्थिरता को भी बढ़ावा देंगी। लोचदार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भुगतान शेष असंतुलन को समाप्त करने के लिए सरकारें पूर्ण रोजगार और वृद्धि के उन उद्देश्यों की उनको बलि नहीं देनी पड़ती है, उन उद्देश्यों को उनको छोड़ना नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट है भुगतान शेष असंतुलन अपने आप ठीक। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करेक्टेड। क्योंकि लोचदार विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत भुगतान शेष असंतुलन अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए स्वर्ण गतिविधियों तथा पूंजी प्रवाहों को देश में आने या देश से बाहर जाने के संबंध में कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय रिजर्व की ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब जहाँ विनिमय दरें मुक्त रूप से परिवर्तित होती रहती हैं वहाँ विदेशी विनिमय रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं होती। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन घाटे में है तो वह स्थिर विनिमय दर बनाए रखने के लिए दूसरे देश को विदेशी विनिमय रिजर्व देकर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि विदेशी करेंसी की सापेक्षता में अपने करेंसी का वह अवमूल्यन होने देगा। सोहमन इस संबंध में कहते हैं कि लोचदार विनिमय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को समाप्त कर देती है। नेक्स्ट है अल्पकालीन निधियां उधार लेने अथवा देने की ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। इस प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि अलग से अल्पकालीन निधियां जो है उधार लेने और देने के लिए IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानिक प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब विदेशी विनिमय दरों में बेरोकटोक परिवर्तन होता है तो भुगतान शेष असंतुलन को दूर करने के लिए इस प्रकार के तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट है प्रभावी मौद्रिक नीति, इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। लोचदार विनिमय दरों की जो ये प्रणाली है वह मुद्रा नीति के प्रभाव को बढ़ा देती है। यदि कोई देश अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो वह अपनी ब्याज दरों को घटा देगा। लोचदार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दर के घटने से पूंजी विदेश की ओर जाने लगेगी, क्योंकि अब पूंजी पहले की तुलना में सस्ती होगी क्योंकि ब्याज दरें कम लगती हैं। तो करेंसी की तत्काल दर बढ़ेगी और निर्यात बढ़ेंगे और आयात गिरेंगे। निर्यात बढ़ने पर घरेलू कीमतें बढ़ेंगी अथवा आय बढ़ेगी या दोनों ही बढ़ जाएंगी। इस प्रकार अनुकूल व्यापार शेष घरेलू व्यय पर अपेक्षाकृत नीची ब्याज दरों के विस्तार प्रभावों को मजबूत बनाएगा और इसलिए मौद्रिक नीति और अधिक प्रभावी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जटिल व्यापार प्रतिबंधों की ज़रूरत नहीं, नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। लोचदार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जटिल और महंगे व्यापार प्रतिबंध तथा विनिमय नियंत्रण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस दर के समर्थक कहते हैं कि विनिमय दरें स्थिर करने अथवा उनमें हेरा फेरी करने के जो प्रयत्न हैं वो आपत्तिजनक है, क्योंकि विनिमय दरों के नियंत्रण का कार्यभार प्रायः उन विशेषज्ञों को सौंपा जाता है जो किसी भी प्रकार के प्रजातांत्रिक नियंत्रण की सफल पहुंच के बाहर होते हैं। नेक्स्ट है कस्टम यूनियन है
तथा करेंसी क्षेत्र बनाने की ज़रूरत नहीं। नो नीड ऑफ फॉर्मिंग कस्टम यूनियंस एंड करेंसी एरिया। अब दुनिया के राष्ट्रों को प्रतियोगी विनिमय दर, अवमूल्यन तथा प्रशुल्क विषयक झगड़ों से छुटकारा मिल जाता है और कस्टम यूनियन और करेंसी क्षेत्र बनाने की इस प्रणाली के अंतर्गत ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि कस्टम यूनियन और करेंसी क्षेत्र विनिमय दर प्रणाली के ही परिणाम होते हैं और चूंकि इसमें स्वाभाविक रूप से मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से निर्धारित होती हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या दूर करती है। रिमूव्स प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। लोचदार विनिमय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को दूर करती है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की कमी, विनिमय दर और संकुचित सीमाओं के पश्चात उतार चढ़ाव को रोकने के लिए मौद्रिक अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप का परिणाम होती है। जब विनिमय दर लोचदार होती है तो सट्टेबाज निजी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति करेगा। व्यक्ति, व्यापारिक बैंक, सरकार और अन्य स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में तरल परिसंपत्तियों को सदैव रखते हैं, परंतु ये होल्डिंग्स देश की करेंसी के बाह्य मूल्य के अनुरक्षण के अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए कार्यकारी रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। अब ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह निरंतर बाजार समायोजनों द्वारा अपने स्वाभाविक स्तर पर विनिमय दर कायम रखती है। इस प्रकार देश की करेंसी के अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन का इसके अंतर्गत कोई खतरा नहीं रहता। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं से पृथक्करण, इंसुलेशन फ्रॉम इंटरनेशनल इकोनॉमिक इवेंट्स। यह प्रणाली या इस प्रणाली के अंतर्गत कोई देश अपनी विनिमय दरों में समायोजन कर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उतार चढ़ावों और झटकों से सुरक्षित होता है। और फिर लास्ट है तुलनात्मक लाभ। इसके अंतर्गत विनिमय दरें सदैव संतुलन में होती हैं, अतः किसी विशेष वस्तु में देश के तुलनात्मक लाभ का मूल्यांकन करना आसान होता है। तो ये थे इस प्रणाली के पक्ष में तर्क। अब हम लेते हैं लोचदार विनिमय दरों के विपक्ष में तर्क, केस अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। सबसे पहला पॉइंट है संसाधनों का आवंटन, मेल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लोचदार विनिमय दरों के आलोचक ये कहते हैं कि हो सकता है कि बाजार की गतिविधियां समुचित विनिमय दर को स्थापित करने में असमर्थ हो। यह भी हो सकता है कि किसी निश्चित समय पर विदेशी विनिमय बाजार की संतुलन विनिमय दर देश की संबंधित पार्टियों को सही संकेत न दे पाए, तो इसके परिणाम स्वरूप देश के भीतर गलत निर्णय लिए जा सकते हैं और संसाधनों का गलत आवंटन हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप, ऑफिशियल इंटरवेंशन। मुक्त रूप से लोचदार विनिमय दर को परिभाषित करना कठिन है। ऐसी विनिमय दर रखना लगभग असंभव है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल न हो। सरकार भले ही विदेशी विनिमय बाजार में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप ना करें, परंतु घरेलू मौद्रिक तथा फिस्कल नीतियां निश्चय ही विदेशी विनिमय बाजार को, उनकी विदेशी विनिमय दर को अवश्य प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, विनिमय संबंधी जोखिमें उत्पन्न होना, क्रिएट्स एक्सचेंज रिस्क। अब चूंकि इस प्रणाली के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से विनिमय दर निर्धारित होती है और मौद्रिक अधिकारी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, तो जब विनिमय दर
जो है वो अक्सर बदलती रहती हैं और विनिमय दरों के बदलने के कारण इससे संबंधित जोखिमें भी उत्पन्न हो जाती है। अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति होती है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पूंजी की गतियों में भी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है स्फीति को बढ़ावा, एनकरेजमेंट टू इन्फ्लेशन। लोचदार विनिमय प्रणाली स्फीति को बढ़ाती है। आलोचक कहते हैं कि लोचदार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जब विनिमय दर का मूल्यह्रास होता है तो उसके परिणाम स्वरूप स्फीति का दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। विनिमय दर का मूल्यह्रास होने पर आयात कीमतें बढ़ जाती हैं, परिणाम स्वरूप आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और लागत वर्धक स्फीति, कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है वो शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है और इससे लागत वर्धक स्फीति आती है। साथ ही इसके निर्यात की कीमतें भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जब जीवन की लागत बढ़ती है तो मौद्रिक मजदूरी है वो बढ़ जाती है और वो और स्फीति को बढ़ा देती है। परंतु करेंसी का मूल्य बढ़ने से जब आयात कीमतें गिरने लगती हैं तो मजदूरी और कीमतें गिरती नहीं हैं, उनमें उतार नहीं आता है, या हम कहें कि वो कम नहीं होती हैं और उनमें जो है किसी भी तरह से घटने की प्रवृत्ति नहीं होती, जिससे असमानता उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो है अर्थव्यवस्था में स्फीति को बढ़ावा देती है। फिर नेक्स्ट है न्याय संगत नहीं। इस प्रणाली के परिणाम स्वरूप जब सरकार द्वारा कीमत, लगान, मजदूरी, ब्याज दर आदि प्रायः नियंत्रित होते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार शक्तियों के लिए विनिमय दरों के निर्धारण को छोड़ना किसी भी सरकार के लिए न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। और लास्ट पॉइंट है अल्प विकसित देशों के भुगतान शेष घाटे के समाधान में असफल। अल्प विकसित देशों को भुगतान शेष घाटे की समस्या का निरंतर सामना करना पड़ता है क्योंकि वे अपने विकास के लिए कच्चा माल, मशीनरी, पूंजीगत उपकरण आदि का आयात करते रहते हैं, परंतु उनका जो निर्यात है वो प्राथमिक और अन्य वस्तुओं तक सीमित होते हैं और उसके बदले में उनको विश्व बाजार से कम कीमतें प्राप्त होती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनका जो भुगतान शेष है वो अधिकतर विपक्ष में रहता है और यदि देश की करेंसी का निरंतर मूल्यह्रास होता है तो उनका भुगतान शेष घाटा लोचदार विनिमय दर की प्रणाली से जो है वो दूर किया जा सकता है। परंतु अगर वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते रहें तो उससे उनके व्यापार और विकास प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से देखते हैं कि लोचदार विनिमय दरों के पक्ष में भी तर्क हैं और विपक्ष में भी तर्क हैं, लेकिन वास्तव में इनका व्यवहारिक जो प्रयोग है वो काफ़ी कम है। जो देश इनको अपनाते हैं उनमें मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि कीमतें कम करते हैं और बढ़ाते हैं। इनसे प्रायः अगर मूल्यह्रास है तो कीमतें कम होने के कारण तीव्र मंदी की स्थिति आएगी और अगर मूल्य वृद्धि होती है तो कीमतें बढ़ जाती है, यानी कि स्फीति की स्थिति आती है और आगे वे असुरक्षा तथा अनिश्चितता की स्थिति पैदा करती हैं। तो अधिकतर यह विदेशी विनिमय में जो है वो सट्टेबाजी के कारण होता है, जो लोचदार विनिमय दरों को अपनाने वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता लाती है। इसलिए जो सरकारें हैं वो प्रायः स्थिर विनिमय दरों के पक्ष में हैं, जिनमें भुगतान शेष में समायोजन करने के लिए नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और अनिश्चितता की स्थिति को दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने स्थिर और लोचदार विनिमय दरों के बारे में पढ़ा। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।